हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में हमारा आज का टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था और हमने मापन के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मापन एवं मूल्यांकन में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले सभी एग्जाम में, ना सिर्फ एलटी शिक्षण अभिरुचि। अगर आप सीटीईटी, यूपीटीईटी, यूटीईटी या किसी भी टीईटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। देखिए, पिछली वीडियो में हमने दोस्तों मापन के बारे में पढ़ा था, जो कि दोस्तों वो विद्यार्थियों की निष्पत्तियों के मापन से संबंधित था। अगर हम बात करें दोस्तों शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के निष्पत्तियों के मापन करने की, तो दोस्तों यही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है, कौन सी आपने शिक्षण विधियां चुनी है, कौन सी आपने प्रविधियां चुनी है, सहायक सामग्री कौन सी है शिक्षण की, पुस्तकें आप किस तरह की चुनते हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इन सभी क्रियाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी दोस्तों आवश्यक होता है। तो मूल्यांकन इन सभी को लिए हुए है, अपने आप में इन सभी चीज़ों का समावेशन किए हुए है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो मापन है वो मूल्यांकन का ही एक अंग है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, पुराने जमाने में वैदिक काल में विद्यार्थियों का मूल्यांकन मौखिक परीक्षाओं के रूप में होता था, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य क्या होता था कि इन बच्चों ने कितना याद किया, कितनी इनकी स्मृति है, कितनी इनकी स्वीकृति है, ओके, यानी उसकी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता था। बाद में जब 1854 में वुड डिस्पैच आया, आप जानते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें परीक्षाओं को महत्व दिया जाने लगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया की, तो ये मापन एवं परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। दोस्तों, यह सिर्फ विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन से ही पर ही आधारित नहीं है, बल्कि किस आप शिक्षण विधियां कैसी आपने अपनाई है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसी है, शिक्षण विधियां कैसी हैं, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, शिक्षण कितना प्रभावशाली है, और विद्यार्थी की सफलता को जानकर उसे उचित निर्देश देना इसके अंतर्गत दोस्तों आता है। तो आपको पता लगता है कि ये मूल्यांकन कितनी दोस्तों ब्रॉड प्रक्रिया है। ओके, मूल्यांकन वैसे देखा जाए तो दोस्तों इसके अंतर्गत किसी गुण या विशेषता के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ओके, तो इसका मतलब यह है दोस्तों, मूल्यांकन के द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती है। इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के बारे में क्या बोला था कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा जिसके शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। यह शिक्षार्थी की आदतों तथा अध्यापक के पढ़ाने की पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डालती है तथा इस प्रकार यह शैक्षिक उपलब्धि के मापन एवं सुधार में सहायक है। तो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है मूल्यांकन के बारे में, इन्होंने बोल दिया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, शैक्षिक उद्देश्यों से इसका घनिष्ठ संबंध है, शिक्षार्थी की आदतों, अध्यापक के पढ़ाने की पद्धतियों पर यह गहरा प्रभाव डालती है। ओके, तो इस प्रकार यह शैक्षिक उपलब्धि के मापन एवं सुधार में सहायक है। इसके अलावा मुदालियर कमीशन भी कुछ कहते हैं मूल्यांकन के बारे में। परीक्षा और मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षार्थियों ने अपने अध्ययन काल में किस सीमा तक उन्नति की, इसकी जांच शिक्षक तथा अभिभावक दोनों के लिए आवश्यक हो जाती है। तो मापन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, मूल्यांकन का ही एक अंग है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण या विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है, इसका मतलब यह है कि मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं मिलती है। यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों कि मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस मूल्य निर्धारण। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मूल्यांकन का जो आशय है मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से भी है, ठीक है ना। इसका आपने ध्यान में रखना है। कहने का मतलब यह है कि अधिगम के द्वारा विद्यार्थियों में अपेक्षित
व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए, ठीक है, ये हम कह सकते हैं मूल्य निर्धारण करने से ही होगा, यानी कि मूल्यांकन करने से ही होगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जो कि उसमें सदैव निहित रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी दिल्ली की जो पुस्तक है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, उसके अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि उनके संबंध में उन 3 बातों के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि भाई मूल्यांकन में क्या क्या होता है, कि भाई शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, ठीक है, उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि प्रविधि कितनी प्रभावी रही, जैसा कि अभी हमने बोला, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे, यानी कि कितनी प्रोडक्टिविटी रही, अधिगम से बच्चों ने कितना सीखा, अधिगम यानी कि शिक्षण अधिगम से बच्चों को कितना प्रोडक्टिविटी मिली, यानी कि आपसे कितना लोगों ने सीखा, ठीक है ना। तो उपरोक्त तीनों बिंदु मिलाकर ही दोस्तों क्या बनते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपके आ जाएंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव, शिक्षण के उद्देश्य, इसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि अधिगम क्रियाएं, और इसके बाद जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक, तो उससे ही आपकी मूल्यांकन की प्रक्रिया दोस्तों संभव होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका यह ट्राइंगल है, इसको आपने ध्यान में रखना है। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आपका प्रोडक्टिविटी। समझ में आ रहा ना कि अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, यानी कि हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है अधिगम की डेफिनेशन के बारे में कि भाई अनुभवों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन अधिगम के द्वारा कितना आया, कितना प्रोडक्टिविटी हुई, शिक्षण के उद्देश्य में कितना फर्क पड़ा, ठीक है ना, यानी कि उससे कितनी आपने उसकी प्राप्ति की है, किस सीमा तक प्राप्ति की है, ठीक है ना, अधिगम क्रियाएं किस तरीके से की गई हैं, कितनी अच्छी आपने शिक्षण विधियां अपनाई हैं, प्रविधियां कितनी अच्छी हैं, टीचिंग स्किल्स कितनी है, टीचिंग टेक्निक्स कैसी हैं, ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक, विधियां प्रविधियां। तो ये आपकी दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत मापी जाती है, इन सभी चीज़ों का मापन किया जाता है। इसके अलावा भी मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभव के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि जितनी भी आपकी विधियां हैं और प्रविधियां हैं, जो भी आप अधिगम परिस्थितियों या सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करने के लिए जो आप टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, या टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, वो कितनी प्रोडक्टिव है, उनकी जांच मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको इवैल्यूएशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य। अगर दोस्तों आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो अब आप इसके बाद आसानी से इसके उद्देश्यों को बता सकते हैं। बहुत इजी है। देखिए अभी हमने सारी डेफिनेशंस में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का निर्धारण, यानी कि आपने उसका लेवल देखना है कि उनका एजुकेशनल में यानी वो कितना आपका उपलब्धि प्राप्त करते हैं, एजुकेशन में उनको कितने आपके अंक वो प्रदान करते हैं। तो एक तरीके से जो उनकी शैक्षिक उपलब्धि है उसके लेवल का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग होता है। शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु दोस्तों जो भी उन्होंने शैक्षिक निष्पत्ति यानी कि जो भी उनको एजुकेशन में जो भी उनकी निष्पत्ति है उसके आधार पर आप उसको निर्देशन और परामर्श देंगे, क्योंकि जब आपने उनका शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर ली तो अब आपको पता लगेगा कि भाई कौन सा छात्र आपका किस तरीके का है, उसको कैसा निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है। आप उसको क्या देंगे, उसकी शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर ही निर्देशन और परामर्श देंगे। उसके बाद असफलताओं का कारण लगाकर उनका उपचार करने हेतु, ठीक हो गया। अगर कोई आपका शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक निष्पत्ति उसकी अप टू द मार्क नहीं है तो आप उसका क्या करेंगे, उसको उपचार करेंगे, यानी कि उसका उपचारात्मक शिक्षण देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी कि आप उसकी असफलताओं का कारण पता लगाएंगे। असफलता का कारण कैसे पता लगेगा, आपका इवैल्यूएशन करके, मूल्यांकन करके, ठीक है ना। इसके बाद ग्रेडिंग, वर्गीकरण एवं प्रोन्नति हेतु ये तो होता ही है आज के ज़माने में, परीक्षा इसीलिए तो ली जाती है ना कि आप उसकी ग्रेडिंग करें, वर्गीकरण करें और उसके बाद उनकी एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रोन्नति करें। इसके बाद योग्यता के आधार पर पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु, बिल्कुल अब आपको छात्रवृत्ति और पुरस्कार ऐसे तो नहीं मिल जाता ना, तो उसके लिए कोई ना कोई परीक्षा
ली जाती है, कोई ना कोई एग्जाम लिया जाता है, कोई ना कोई इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अधिगम में वातावरण सुधार करने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मूल्यांकन का मतलब सिर्फ छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों से ही संबंध नहीं है, ठीक है ना। उसका संबंध भाई आपके शिक्षण कार्य में जितनी भी चीज़ें आपकी मतलब जो एजुकेशन में जो जो आपके तत्व जुड़े हुए हैं उन सभी के मापन से है। तो भाई शिक्षण यानी टीचिंग में आपका गुणात्मक क्वालिटेटिव सुधार हो सकता है, और अधिगम में वातावरण कितना हम सुधार कर सकते हैं उसके लिए भी इवैल्यूएशन का उपयोग होता है, यानी कि वो उसका एक उद्देश्य है। समाज तथा अभिभावकों को जवाबदेही हेतु नियमित रूप से उनके बच्चे की उपलब्धि तथा उन्नति का पता लगाने। तो बिल्कुल, क्योंकि आपको समाज और अभिभावकों को जवाबदेही देनी होती है, तो नियमित रूप से आप बताएंगे कि भाई बच्चे आपके पास आकर कितना सीख रहे हैं, कितना उनमें उन्नति हुई है। तो इसीलिए क्या करते हैं, स्कूल समय समय पर एग्ज़ाम लेते रहते हैं और मूल्यांकन करते रहते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले बोला, शिक्षक की शिक्षण की प्रभावशालीता को जानने के लिए कि भाई शिक्षण कितना प्रभावशाली है, इससे बच्चे कितना सीख रहे हैं, यानी कितना अधिगम कर पा रहे हैं। इसके बाद शिक्षण विधियों में परिवर्तन या सुधार हेतु, कहने का मतलब ये है कि भाई टीचिंग जो मेथड हैं उसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और सुधार भी कर सकते हैं इवैल्यूएशन के दम पर, ठीक है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में ऐसे बिंदुओं का पता लगाना जिनमें परिवर्तन या परिमार्जन की आवश्यकता हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में भी आप ऐसे बिंदुओं का पता लगा सकते हैं इवैल्यूएशन की मदद से जिनमें आपको लगे कि हाँ यार इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है या फिर उसमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ चीज़ें जोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इवैल्यूएशन से डेफिनेटली क्या मिलता है, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में आपको पता लगता है। इसके अलावा प्रतियोगिता की भावना को भी विकसित किया जाता है, परीक्षा के द्वारा आप प्रतियोगिता की भावना को विकसित करते हैं, अधिगम प्रक्रिया के लिए आप प्रेरित करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में आपका इवैल्यूएशन का उपयोग होता है। तो मैंने पहले ही बोला, ये जो मापन है दोस्तों मूल्यांकन का ही एक रूप है, ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आता है, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर बहुत ईजी है इनमें अंतर को डिफाइन करना। तो हम जल्दी जल्दी से इसके अंतर को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मूल्यांकन की तो उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन मापन का जो क्षेत्र है वो सीमित है। मापन व्यवहार के कुछ आयामों को ही प्रतीक प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मापन में हम संपूर्ण मानव का मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि उसके व्यवहार के कुछ आयामों को ही हम संकेत, या हम उसको हम कह सकते हैं कि उनको अंक प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने किसी मानव की बुद्धि का मापन कर लिया, ठीक है ना, या बुद्धि लब्धि हमने उसकी माप ली, या उसकी हमने साक्षात्कार के आधार पर उसके प्रथम द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी प्रदान कर दी, ठीक है। किसी वस्तु का हमने सिर्फ भार पता कर लिया, या किसी वस्तु की हमने सिर्फ लंबाई पता कर ली, तो बस हम उसके एक आयाम का ही हम मापन करते हैं। तो जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, सभी आयामों से संबंधित है। जैसे कि हम शिक्षा में मूल्यांकन क्या कर रहे हैं, सभी आयामों की हम जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ना सिर्फ बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों की जांच कर रहे हैं, बल्कि हम शिक्षण विधियों के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। जबकि शिक्षण जो हमारी टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, विद्यालय के वातावरण के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, अधिगम क्रियाओं के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, और शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इसके बाद एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि ये आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, और जबकि ये मूल्यांकन प्रक्रिया का ही एक अंग है। कहने का मतलब ये है कि जब आप मापन करेंगे उसके बाद ही दोस्तों क्या होगा, मूल्यांकन होगा, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से मूल्यांकन में मापन सहायता प्रदान करता है। इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद यह संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार का होता है, लेकिन मापन में केवल परिमाणात्मक निर्णय ही लिए जाते हैं, और ये केवल संख्यात्मक प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इसमें सिर्फ संख्या में बात चलती है, ओके। और हमने पहले ही बोला कि ये अंक देने से संबंधित है। ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने मापन की यही डेफिनेशन दी है, ओके। इसके बाद मूल्यांकन में द्वारा जो प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या एवं अर्थापन किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है और उनके अर्थ को समझा जाता है, ठीक है। जबकि मापन में मूल्यांकन के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हम मापन है, मापन से ही हम बताएंगे कि भाई बच्चे की
जैसे सपोज करो मापन है, मापन की वजह से ही हम ये बताते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी मात्रा में है। अब मूल्यांकन ये चीज़ डिसाइड करती है कि अब इसका आगे क्या मतलब रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक टाइपिस्ट है, ठीक है, एक टाइपिस्ट है, तो उसका वो 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करता है, ठीक है, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करता है। तो मापन ने एक्चुअली क्या बता दिया, मापन ने ये बताया, आपको आंकड़ा उपलब्ध करा दिया कि भाई 60 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड है। अब हम इसको कहते हैं कि भाई ये बहुत ही बढ़िया लेवल का, यानी टाइप ए, या हम कह सकते हैं ए टाइप का टाइपिस्ट है, ये ए ग्रेड का टाइपिस्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये है मूल्यांकन, ठीक है। 60 वर्ड पर मिनट यानी आंकड़े उपलब्ध कराना, ठीक है, यानी कि आपने आंकड़े उपलब्ध करा दिए। अब हमने उसका मूल्यांकन कर दिया कि भाई ये तो बड़े टॉप क्लास का हम कह सकते हैं टाइपर है, क्योंकि 60 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आप समझिए कि मापन के द्वारा हम आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं मूल्यांकन के लिए, ठीक है ना। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव है, लेकिन मापन के द्वारा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, क्योंकि मैं हमने ऊपर वैसे ही डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है, जबकि मापन एक साधन है, ठीक है। बहुत सिंपल है, मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना है, जबकि मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना है। जैसे कि मैंने पहले बोला, परीक्षा में हम क्या करते हैं, अंक दे देते हैं, और अंक के बाद हम उनको, जैसे हमने उसके उत्तर कॉपी पुस्तिका जांची और उसके बाद हमने उसको अंक दे दिए। अब उनका हमने क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइजेशन करना है, वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मापन में बस हमने उनको अंक दे दिए, बस हमारा काम खत्म। अब हमने उसको एनालाइज करना है, देखना है कि भाई कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, उसने पहले कैसा काम, पिछले अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, अभी कितने प्राप्त किए, इस तरह से हम उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है मूल्यांकन में वस्तु का मूल्य क्या है, इसका उत्तर दिया जाता है। मापन में वस्तु कितनी है, वो उसका उत्तर दिया जाता है। देखिए बहुत अच्छा ये अंतर है। देखिए मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, वस्तु का मूल्य कितना है इसके बारे में हम उत्तर देते हैं, ठीक है ना। जबकि मापन में क्या है, कितना है, इसका उत्तर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार एवं परिमार्जन किया जाता है, इसमें सुधार एवं परिमार्जन संभव नहीं है। मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। तुलना हम तभी करेंगे जब हम उसका विश्लेषण कर पाएंगे, तो विश्लेषण के बाद ही तुलना की जाएगी ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मापन सिर्फ संबंधित है अंकों को प्रदान करने से, ठीक है, किसी गुण या विशेषताओं को, या किसी गुणात्मक चर को या भौतिक चरों को आपके हम कह सकते हैं अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, ठीक है। ये मापन को अपने में लिए हुए होता है, ठीक है। ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं दोस्तों मूल्यांकन के प्रकार। देखिए मूल्यांकन के प्रकार की अगर हम बात करें, हम इसको दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होते हैं अल्पकालीन, एक होते हैं दीर्घकालीन। अल्पकालीन को क्रमानुसार मूल्यांकन भी बोलते हैं, जबकि दीर्घकालीन को योगात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है। तो अल्पकालिक मूल्यांकन वो होंगे जो दोस्तों सत्र के बीच में अनेक बार लिए जाएंगे, शिक्षार्थियों की शैक्षिक और व्यक्तित्व संबंधी उन्नति एवं विकास जानने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम इंटरनल असेसमेंट भी बोलते हैं, कई जगह पे आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है कि भाई शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को पुनर्बलन मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके साप्ताहिक भी हो सकते हैं, मासिक मूल्यांकन भी हो सकते हैं, दिन प्रतिदिन किए जाने वाले मूल्यांकन भी हो सकते हैं, प्रयोगशाला में भी आप क्या करते हैं, कई तरह के मूल्यांकन करते हैं। तो इसको हम इंटरनल असेसमेंट बोले जाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मूल्यांकन है, वैसे इनके कई लाभ हैं। इससे आप क्या करते हैं, विद्यार्थी को आप व्यक्तिगत रूप से आप समझ पाते हैं, ठीक है। आप उनकी उन्नति को जान सकते हैं और उनकी शैक्षिक उपलब्धि में भी सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो और विद्यार्थी किसी विषय में कितनी गहनता से अध्ययन करता है उसके बारे में भी आप आसानी से इसमें पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें दोष की, तो काफ़ी खर्चीले हैं, शिक्षक को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, समय की दृष्टि से भी काफ़ी खर्चीले होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसके थोड़ा सा दोष हैं, ये आप खुद भी बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है दीर्घकालीन एवं योगात्मक मूल्यांकन। अब दीर्घकालीन क्या होगा दोस्तों, यानी कि जो सत्र के अंत में लिया जाएगा, जैसे कि क्या होता है, आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती है ना, तो वो आपका क्या होगा,
एक तरीके से आपका दीर्घकालीन मूल्यांकन होगा, ठीक है ना। तो इससे आपका क्या होता है, इस मूल्यांकन के अंतर्गत जो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षाओं के रूप में लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन से मूल्यांकन आएंगे, जिनके आधार पर आप क्या करेंगे, कक्षाोन्नति करेंगे, चयन करते हैं, पदोन्नति होती है, भविष्यवाणी की जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप क्या करते हैं, अंत में जो एक मूल्यांकन करते हैं पूरे साल के अंत में या कोई सत्र के अंत में जब आप मूल्यांकन करते हैं तो वो दीर्घकालीन मूल्यांकन के अंतर्गत दोस्तों आता है, ठीक है। अब भाई इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, अर्थ, समय और अर्थ की दृष्टिकोण से बहुत कम खर्चीले होते हैं, शिक्षकों को अधिक कार्य नहीं करना पड़ता है, पूरे पाठ्यक्रम को आपको इकाई में विभाजित नहीं करना पड़ता और एक ही बार में पूरे विषय की परीक्षा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक। अब लेकिन भाई सीधी बात है, इसके दोष भी क्या होंगे कि भाई जो दीर्घकालीन परीक्षाएं होती हैं वो क्या होती है, उनकी वैधता और विश्वसनीयता कम होती हैं, ठीक है। अब आप पूरे पाठ्यक्रम के कुछ ही अंशों को ही हम प्रश्न पत्र में शामिल कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और विद्यार्थी को अपने सुधार में भी अब मतलब कह सकते हैं कि विद्यार्थी को अपने आप में सुधार लाने का भी अवसर नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। क्योंकि बार बार जब आपकी परीक्षाएं होती हैं, जैसे इंटरनल असेसमेंट होते रहते हैं, तो विद्यार्थी क्या होता है, लगातार पढ़ाई में बिजी रहता है। अब साल भर में एक ही परीक्षा है तो उसको एक तो पहले परीक्षाओं का भी आइडिया नहीं मिल पाता, यानी कि एक तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, तो जिससे कि कहीं ना कहीं उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। अब इस तरह के बीच बीच में अगर आपके छोटे छोटे इंटरनल असेसमेंट होते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि वो लगातार आपका परीक्षा में बना रहता है और उसको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं और इनके आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं। और इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि उसमें क्योंकि जितना उसका कोर्स होता है उस कोर्स के अकॉर्डिंग उसको सभी टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है और सारे जो टॉपिक्स हैं उनसे क्योंकि प्रश्न आते हैं तो एक तरीके से उसका जो ज्ञान है उसमें भी विस्तार होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि भाई दीर्घकालीन जो मूल्यांकन है उसके अपने फ़ायदे हैं और हम कह सकते हैं कि जो आपका शॉर्ट मतलब जो आपका अल्पकालीन मूल्यांकन है इनके भी अपने अपने फायदे हैं। इसके बाद आते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के पद। अब मूल्यांकन प्रक्रिया के पद क्या क्या हैं कि मतलब किस तरीके से मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है, कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले इसमें सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण होता है, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण होता है, सामान्य समझ रहे हैं ना, जो कि सबके लिए होते हैं। फिर इसके बाद कुछ स्पेसिफिक आपके एम्स होते हैं, उद्देश्य, उनका निर्धारण किया हो जाता है। फिर शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है, अधिगम क्रियाएं होती हैं, अधिगम क्रियाओं के बाद ऑफकोर्स क्या आएगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा और फिर विद्यार्थियों का मूल्यांकन एंड देन उसके बाद पृष्ठपोषण। तो ये है मूल्यांकन प्रक्रिया के पद, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कोई भी काम है बिना एम के कर नहीं सकते, तो आप एम का जनरलाइजेशन करेंगे, फिर आप कुछ स्पेसिफिक एम लेके चलेंगे, फिर आप शिक्षण बिंदुओं का चयन करेंगे, उसके बाद अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण बिंदुओं के चयन में आपका दोस्तों क्या आएगा कि आप कौन सी शिक्षण मैथोलॉजी अपनाएंगे, कहाँ पर आपको क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या टेक्निक्स का आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अधिगम क्रियाएँ होंगी। अधिगम क्रियाएँ में डेफिनेटली आप क्या होगा कि भाई आप कौन सी शिक्षण विधियों का आप किस विधि से आप पढ़ाते हैं, जो भी आपकी अधिगम क्रियाएँ उसके अंतर्गत आएंगी। और उसके बाद आपका क्या आएगा, व्यवहार परिवर्तन आएगा। व्यवहार परिवर्तन डेफिनेटली क्या होता है, आप जब अधिगम कराते हैं तो उससे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसके बाद विद्यार्थियों का मूल्यांकन और देन उसके बाद फीडबैक आपके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र। देखिए शैक्षिक मूल्यांकन के क्या क्या क्षेत्र हैं, इसको पहले आप देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों शारीरिक विकास का मूल्यांकन। देखिए शारीरिक विकास का तात्पर्य क्या है दोस्तों, विद्यार्थी के स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन से इसका मतलब, ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई अगर उचित मानसिक विकास चाहिए तो उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, है ना। तो भाई शारीरिक विकास के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी का समय समय पर एक अच्छे चिकित्सक द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। ये हम कह सकते हैं ये शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि आपने शारीरिक विकास का मूल्यांकन के लिए आप समय समय पर अच्छे चिकित्सक के द्वारा विद्यार्थी का निरीक्षण करवाते रहिए। क्यों होता ही है, आपने देखा होगा विद्यालय में ज़्यादातर होता नहीं कि कभी कभार जो चिकित्सक आते हैं वो विद्यार्थियों की जांच करते हैं ना, ठीक है, कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक शारीरिक जांच की जाती है और इसके अलावा अगर कोई बालक शारीरिक रूप से अपंग है तो उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है ना। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर विद्यार्थी में कोई असामान्यता होती है तो उसके लिए अभिभावक को भी तुरंत सूचना दे दी जाती है। तो इस टाइप का आपका शारीरिक विकास के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है सामाजिक विकास का मूल्यांकन। ठीक है, अब होता है क्या है कि विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षकों तथा अन्य विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप ही विद्यार्थियों में जैसे सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, सहभागिता, अनुशासन, ऐसी क्षमताओं का विकास होता है जो उनको कुशल सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि सामाजिक विकास का मूल्यांकन भी करते रहना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में छात्रों की जैसे ज़्यादातर क्या होती है, प्रार्थना सभाएं होती हैं। ठीक है, और वहाँ पर उनको भाषण और खेल कूद कार्यक्रम और जैसे कि स्काउटिंग होती है, गाइडिंग होती है, वहाँ पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और उनका रिकॉर्ड भी किया जाता है। और इन कार्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कैसा है, ठीक, कोई विद्यार्थी है उसका अपने मित्रों सहपाठी के संग कैसा व्यवहार है, इन सभी का दोस्तों मूल्यांकन किया जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसमें जैसे ज़्यादातर समाज मिति विधि होती है, रेटिंग स्किल्स विधि होती है, इनका सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन। अब देखिए, व्यक्तित्व के अंतर्गत जैसे कौन कौन से गुण आते हैं कि आपकी समाज सेवा कैसी है, बुद्धि, चरित्र, स्वभाव। ठीक है, और जैसे शारीरिक गठन होता है, वेशभूषा कैसी है ना, मिलनसार कितना है, वाणी कैसी है, ये सब के सब गुण क्या होते हैं, व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो विद्यालय का प्रयास क्या होगा कि वो इन सभी गुणों के विकास पर ध्यान दे ताकि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास हो। ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या है कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं विद्यालय के द्वारा कि जो जैसे कि सपोज करो स्कूल है, वो हम क्या कह सकते हैं, वो विद्यार्थी के व्यवहार का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, अगर उसमें एक असामान्य व्यवहार दिखता है तो उसको कह सकते हैं कि आप डायरी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे असामान्य व्यवहार वाले विद्यार्थियों के बारे में भी आप एक डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी कई तरह के परीक्षण आते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण, जैसे कि TAT होता है एक परीक्षण, और एक इसी तरह से CAT परीक्षण होता है। ठीक, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है शैक्षिक उपलब्धियों का मापन, ये तो होता ही है अंत में। ठीक है, तो विद्यालय में आप जैसे कि शैक्षिक उपलब्धियों का मापन किस तरीके से करते हैं, आप मासिक परीक्षाएं लेते हैं या फिर आप एक तरीके से वर्ष के अंत में जो वार्षिक परीक्षाएं लेते हैं या अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेते हैं। आप कक्षा में जब आप उन्नति करते हैं या प्रोन्नति करते हैं तो इसी आधार पे तो होती है ना। ठीक, जो बच्चा पास हुआ उसको अगली क्लास में, जो फेल हो गया वो उसी क्लास में रहेगा। ठीक है ना। तो अब इसके लिए आप क्या करते हैं, गृह कार्य की नियमित रूप से जांच करिए। ठीक, विद्यालय में जो कार्य कर रहा है क्लास वर्क, उसकी आप नियमित रूप से जांच करिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, कोई भी जैसे आप टॉपिक ख़त्म करते हैं तो उसके बाद भी प्रत्येक माह पे विद्यार्थियों से आप छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आपने शिक्षण इकाई ख़त्म कर दिया, यूनिट ख़त्म कर दी, तो उसके बाद आप एक टेस्ट ले सकते हैं कि भाई बच्चे ने कितनी प्रगति करी। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि आप कुछ असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, उनका भी आप मूल्यांकन करें। ठीक है, और सत्र पूरा होने के बाद वार्षिक परीक्षाएं होती हैं तो उससे तो भाई पास या फेल बच्चा होगा, अगली कक्षा में जाएगा नहीं जाएगा उससे पता लग जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मेंशन्ड है आपके शिक्षण अभिरुचि के सिलेबस में, इसलिए मैंने इसको डाला है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE इसको बोला जाता है दोस्तों। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ये संकल्पित है और 2007 से लागू है। CCE काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा बच्चा जो सभी संकल्पनाओं और क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, जैसे कि हमने बोला सभी हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, संकल्पना ले रहे हैं या हाइपोथेसिस कर रहे हैं, उनका मेन केंद्र बिंदु है परीक्षा नाम के बुरे सपने से मुक्त हो तथा उसका मूल्यांकन पूरे वर्ष भर उसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम में दी गई क्रियाओं के द्वारा हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भाई सतत व्यापक मूल्यांकन का जो लक्ष्य है वो बच्चे के अर्जित ज्ञान, विषय को विस्तार से समझने की क्षमता, ज्ञान के अनुप्रयोग तथा विश्लेषण, सृजनात्मक
एवं विश्लेषण क्षमता का मापन करता है। कहने का मतलब यह है कि सीसीई एक तरीके से बच्चे को यह सुविधा प्रदान करता है कि उसके जो मन में परीक्षा का भय है वो दूर हो, ठीक है, और उसका मूल्यांकन पूरे वर्ष भर हो, ना कि एक अंत में जो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा ली जाती है उसके आधार पर ना हो। उसके लिए जो निश्चित पाठ्यक्रम में दी गई क्रियाओं के द्वारा उसका मूल्यांकन हो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल साल के अंत में एक परीक्षा ले रहे हैं और उसी से डिसाइड कर दे रहे हैं कि बच्चा अगली कक्षा में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं इसको आपने ध्यान में रखना है कि इसमें बच्चे की चिंतन शक्ति पे जोर देना है, जिससे कि वो रटने की स्थिति से उबर सके। हालांकि होता यही है कि बच्चे ज़्यादातर रटने की प्रक्रिया में चल जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अंत में उनको वार्षिक परीक्षाएं किसी भी तरीके से पास करनी होती है। तो बालकों की चिंतन शक्ति पर जोर देना है। उसके बाद मूल्यांकन का प्रयोग निदान परीक्षण के द्वारा संज्ञान में आई कमियों को सुधार के लाने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई हेतु करना है। कहने का मतलब है कि जो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक, वो हम निदान परीक्षण के लिए करेंगे, ताकि जो उसके संज्ञान में, यानी कि जो उसको ज्ञान नहीं मिल पा रहा, क्यों उसके में कमी आई है, उसके सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई के लिए किया जा सके। यानी कि मूल्यांकन का प्रयोग उपचार के लिए करना है, ठीक है, निदान के लिए करना है, ठीक है। इसके अलावा अध्ययन अध्यापन की क्रिया को विद्यार्थी को केंद्र में रखकर संचालित करने का प्रयास करना है। कहने का मतलब यह है कि जो छात्री है वो ही एक तरीके से केंद्र बिंदु है सभी चीज़ों का, तो उसको विद्यार्थी को केंद्र मान के ही अध्ययन अध्यापन की क्रिया को करना है। अध्यापन की प्रक्रिया को मूल्यांकन का अभिन्न अंग के रूप में विकसित करना है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रिया है, शिक्षण और आपकी जो अधिगम की प्रक्रिया है, उसको मूल्यांकन के अभिन्न अंग के रूप में विकसित करना है। वो भी आपका मूल्यांकन का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक उपयोगिता के अनुसार वांछनीय एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए बच्चे की दृष्टि से प्रयास करना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को सतत मानसिक सामाजिक विकास के लिए आवश्यक प्रभावी कौशल अर्जित करने में सहायता करना है, ठीक है। ये सभी दोस्तों आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर हम मतलब निकाले तो क्या है दोस्तों? मतलब सीधा सीधा सा है कि इसके अंतर्गत आप क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, आप अध्ययन और अध्यापन प्रक्रियाओं को संपूर्ण वर्ष भर में इस प्रकार से चला रहे हैं कि सभी समय पे बच्चे में उत्साह बरकरार रहे, साल भर वो पढ़ता रहे। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि भाई साल के अंत में पढ़ना है और परीक्षा को पास करना है। उसको ये लगे कि देखिए हमारा साल भर मूल्यांकन होना है और साल भर मूल्यांकन के आधार पर ही मुझे अगली कक्षा में प्रोन्नति मिलेगी, ना सिर्फ मेरी एक वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा के आधार पर, ठीक है ना। एक तरीके से इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे किसी बच्चे को आप सुस्त, बेकार या फिसड्डी घोषित नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर इसमें जो व्यक्ति निष्ठता है उसको वस्तुनिष्ठता में बदलना है। ये कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पर ये मूल्यांकन डिपेंड ना हो, ये वस्तुनिष्ठ बन जाए, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा बच्चों को जिससे उनका मानसिक विकास रुकता है, ऐसी नकारात्मक टिप्पणियों से बचना है। अंकों के स्थान पे ग्रेड देना है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, जिससे कि बच्चे को मतलब कह सकते हैं कि भाई अंकों से बहुत डर लगता है ना, तो उसके स्थान पर आप क्या दें, ग्रेड प्रदान करें, ठीक। इसके अलावा जो परीक्षणों के परिणामों को आप सुधार करें, उनके लिए मार्गदर्शन प्रदान करें, ठीक है। दो बच्चों के बीच में तुलना प्रदान ना करें। इस टाइप की चीज़ें दोस्तों सीसीई के अंतर्गत आती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे द्वारा जो भी अर्जित ज्ञान है, उसने कितना ज्ञान अर्जित किया, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, ठीक है। वो विषय को कितना समझा पूरे साल भर, ठीक है। ज्ञान का वो कितना उपयोग कर पाया, ठीक है। उसमें सृजनात्मकता है या नहीं है, उसमें विश्लेषण की क्षमता है या नहीं है, संश्लेषण की क्षमता है या नहीं है। इन सभी का मापन किया जाता है सीसीई के अंतर्गत, यानी कि आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो कि लगातार चलता रहता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। 2007 में आया था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीसीई। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की दोस्तों संभावना
हो सकती है एग्ज़ाम में। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो जो हमारी आएंगी उसमें हम मापन और मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मापन और मूल्यांकन की तकनीक और विधियों के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है और एक वीडियो में इसका ख़त्म होना पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।